नमस्कार। संदीप सर गायब हो गए, कहाँ गए? संदीप सर कॉपी पेन भूल गए थे, कॉपी पेन लेने गए हैं। अच्छा नोट्स बनाएंगे क्या? हाँ मतलब अजय सर नमस्कार। इन्वेस्टमेंट करने का हिम्मत है। सर नमस्ते। हेलो ट्रेन में चला जाएगा। हाँ विनय विनय हेलो यस सर। मेरी आवाज आ रही है विनय? जी आ रही है। और स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। विजिबल है ना? जी सर ज्वाइन कर लिए हैं क्या? हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। सर आप सर नमस्ते। इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ हेलो नमस्ते। आनंद मूर्ति सर। हाँ, श्री आनंद मूर्ति सर जो हैं, ही इज द सीनियर मोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो एम्स के क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और गंगोटिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं सर। और सर से मेरी मुलाकात करीब 2016-17 में हुई है और मैंने उनका जो डेडिकेशन देखा है हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए, ऑप्टोमेट्री के लिए, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऐसा एकेडमिक कोई गेट टुगेदर जहाँ पे सर की मौजूदगी न रही है। और जहाँ भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए कोई भी ऐसी मीटिंग है, सर हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और दिल्ली में मयूर विहार में सर की अपनी क्लिनिक है जो जहाँ प्रॉपर प्रोफेशनल ढंग से सर प्रैक्टिस करते हैं। तो अ, अगर आप कभी दिल्ली जाते हैं तो सर के क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। और मतलब हम सभी के लिए बहुत मोटिवेशन है, सर का प्रेरणा है। तो सर थैंक यू कि आप ज्वाइन किए और हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे आपको कॉन्फ्रेंस में। तो अच्छा हाँ, थैंक यू ठीक है देव सर, जी, थैंक थैंक यू। यू। मैं एक्चुअली आ नहीं सका था, कुछ और काम लग गए थे उस टाइम ना, इसलिए आ नहीं पाया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस यस सर, थैंक यू ठीक, सर। ओके थैंक यू कंटिन्यू देव सर। जी, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ। आज का टॉपिक जैसे आपने बताया ये केराटोकोनस है। केराटोकोनस हम सभी को पता है कि आजकल जितने भी पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, कुछ ना कुछ पेशेंट्स वैसे होते हैं जो विजन प्रॉब्लम, मतलब 6/6 विजन होने के बाद भी क्वालिटी ऑफ विजन की बात करते हैं। मतलब वो जब किसी एलईडी लाइट्स को देखते हैं तो लाइट्स फैली हुई आती हैं या डिस्टोर्टेड आती हैं। बेशक उनका विजन 6/6 हो या 6/9 हो, लेकिन क्वालिटी जैसी क्रिस्टल क्लियर विजन होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता उनको। तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि वो पेशेंट केराटोकोनस से सफर कर रहा है या केराटोकोनस की शुरुआत हो रखी है, उसे आने वाले टाइम में केराटोकोनस उसको होने की संभावना है। तो जो पहला डायग्नोसिस हम केराटोकोनस के लिए करते हैं वो विजन के टाइम ही हमारा हो जाता है कि अगर विजन 6/6 होने के बावजूद इनिशियल स्टेज में पेशेंट खुश नहीं है या कुछ क्वालिटी ऑफ विजन की बात कर रहा है या चीजें अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा है, तो मतलब आप उसको एक केराटोकोनस वाले कैटेगरी में डाल दीजिए। और डाल दिया मतलब कि उसे आप हर बार 6 महीने 1 साल बाद आप जब भी उसका विजन लेते हैं तो उसे आप फॉलोअप कीजिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या विजन में, और विजन के साथ साथ उसके रिफ्रैक्शन में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। रिफ्रैक्शन में क्या देखते हैं हम? रिफ्रैक्शन में आपको ये देखना है कि जब आप रेटिनोस्कोपी करते हैं, जो लोग रेटिनोस्कोपी करते हैं, हम पुराने टाइम के जितने भी लोग हैं वो रेटिनोस्कोपी रेगुलर करते ही हैं। नए में ये फैशन थोड़ा कम हो गया है लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम रेटिनोस्कोपी से मालूम कर सकते हैं, खासकर इरेगुलर कॉर्निया या केराटोकोनस की के केसेस। तो जब आप रेटिनोस्कोपी करते हो तो आप रेगुलर रिफ्लेक्स आ रहे हैं, मतलब कि कॉर्निया रेगुलर है या मीडिया जो है वो रेगुलर है। लेकिन अगर
रिफ्लेक्स इरेगुलर है या डिस्टॉर्टेड है या सीजर्स रिफ्लेक्स जैसे बोलते हैं एडवांस केसेस में होते हैं, कुछ भी इस तरह के डिस्टॉर्शंस दिखें तो वो इंडिकेट करता है कि कॉर्निया उसका रेगुलर नहीं है और वो पेशेंट प्रोबेबली केराटोकोनिक हो सकता है आने वाले टाइम पे, या उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो वैसे केसेस को हमेशा आप पॉइंट आउट कीजिए और उसे आगे के लिए फॉलोअप में स्पेशल ध्यान देना होगा आपको। दूसरा, आप जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो उस टाइम भी थिनिंग, हालांकि ये इनिशियल स्टेज में मुश्किल होता है फाइंड आउट करना, लेकिन एडवांस केसेस में स्लिट लैम्प पे आपको थिनिंग दिख जाएगी। केराटोकोनस बेसिकली होता क्यों है? कॉर्निया में का जो लेयर है या जो थिकनेस है, उस थिकनेस में कहीं भी अगर थिकनेस उसकी कम हो जाए तो वो एरिया वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से जो एक्वस का प्रेशर है, जो कांस्टेंट हर आई में प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो वीकेस्ट पॉइंट होते हैं वहां से वो बल्ज आउट होना शुरू होता है। बल्ज आउट की मीन्स जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना शुरू होता है। और जब भी प्रेशर कहीं पड़ेगा तो जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा वही प्रोट्रूड, उसी जगह पे प्रोट्रूजन होगा। तो इस चीज की वजह से, यानी केराटोकोनस का जो मेन कारण क्या है कि थिनिंग, कॉर्निया अगर थिन है तो वो केराटोकोनस की तरफ शिफ्ट होगा या वहां बल्ज आउट होगा। अब ये लोकलाइज्ड है यानी किसी एक पॉइंट पे है तो कोनिकल शेप का होगा, यानी वो टिपिकल केराटोकोनस होगा। अगर वो लोकलाइज्ड नहीं है, मतलब कि ओवरऑल थिनिंग एक लार्जर एरिया पे है, तो वो केराटोग्लोबस का शेप ले सकता है या पीएमडी का शेप ले सकता है। यानी ये सारे केसेस केराटोकोनस की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो भी केस चीजें हैं जिसमें कि कॉर्निया इरेगुलर हो जाती हैं, वो सारे उसी कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे। चाहे उसके डायग्नोसिस आप केराटोकोनस बोले, निकल कोन बोले, पीएमडी बोले या केराटोग्लोबस बोले या कुछ भी, तो सारे के मैनेजमेंट हमारे मोरलेस एक ही जैसे हैं। तो इसमें जो मैनेजमेंट हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा, सीटन के बाद हमारा कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी अर्ली स्टेज में केराटोकोनस को पिक करने के लिए अच्छा टूल है। तो अगर कॉर्नियल टोपोग्राफी का की फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है या क्लिनिक में, तो वो जरूर कीजिए ऐसे केसेस में, 3 केसेस में जिसमें आपको रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स इरेगुलर आ रहा हो या पेशेंट का विजन, मैक्सिमम विजन अचीव होने के बाद भी क्वालिटी ऑफ विजन नहीं आ पा रहा या विजन इंप्रूव ही ना हो रहा हो, तो वैसे केसेस में कॉर्नियल टोपोग्राफी आप जरूर कीजिए। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो केराटोकोनस में 2 तरीके से मैनेजमेंट होता है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर और दूसरा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। अब इन्वेसिव प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं कि वैसे प्रोसीजर्स करते हैं जो केराटोकोनस के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करे या रोक सके। तो इसमें आते हैं C3R, कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग, इंटेक्स आते हैं, और बहुत ही एडवांस केसेज में जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बच जाता है, तो वो लास्ट ऑप्शन है। शुरुआत में हम इनिशियल स्टेजेस में अगर केराटोकोनस डायग्नोज हो चुका है तो C3R कर सकते हैं, इंटेक्स कर सकते हैं। C3R में आपने पढ़ा भी होगा जैसे, तो बेसिकली कॉर्नियल चेंजेस को स्टेबलाइज करने के लिए कि ये प्रोट्रूजन है वो ज़्यादा ना हो, तो यहाँ हम राइबोफ्लेविन आई ड्रॉप्स और अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके इस यहाँ पे फाइबर्स को जनरेट करते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि ये बल्ज आउट ज़्यादा ना हो पाए। दूसरा इंटेक्स में रिंग्स होते हैं जो कॉर्निया को स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ ताकि जो सिलिंड्रिकल कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो सके। इसके बाद आता है हमारा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। जैसे वो दोनों प्रोसीजर्स इसलिए किया हमने क्योंकि प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सके या प्रोग्रेस ज़्यादा ना हो, इसकी कोशिश करने के लिए। लेकिन वो C3R करने या इंटेक्स लगाने के बावजूद भी हमें नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे जाना होगा क्योंकि पेशेंट का विजन रिड्यूस्ड है, क्वालिटी ऑफ विजन नहीं मिल रहा। तो विजन इंप्रूव करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि चश्मे से भी चूंकि विजन इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ विजन नहीं मिल पा रहा, तो हमें कॉर्निया इस एरिया को किसी ऐसे लेयर से रिप्लेस करना होगा जो उस सरफेस को रेगुलर बना दे। क्योंकि केराटोकोनस में ये एरिया हमारा क्या होता है, फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है, इससे प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता और रेटिना पे इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती। तो अगर इस लेयर को, इस सरफेस को हम किसी कॉन्टैक्ट लेंसेज से रिप्लेस कर दें तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो फ्रंट सरफेस वो रोल प्ले करेगा कॉर्निया के फ्रंट सरफेस का, तो एक रेगुलर रिफ्रैक्शन होगा और क्वालिटी ऑफ विजन पेशेंट को मिलेगा। तो इसके 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं।
पहला इनिशियल स्टेज में आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं, बट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का की लिमिटेशन क्या है कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही काम आएगा जब वो कोर्निया अभी भी रेगुलर शेप में हो, यानी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है पेशेंट को, हायर सिलेंडर है लेकिन रेगुलर है। रेगुलर मतलब कि आप उसका जब केराटोमेट्री करते हैं या टोपोग्राफी करते हैं तो क्लियर कट दोनों मेरिडियन आपको दिख रहे हो, तो उसे बोलते हैं रेगुलर। तो उन केसेस में आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज से इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं, पेशेंट के विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद जब कोर्निया इरेगुलर होने लग जाता है तब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक आरजीपी लेंसेज का और दूसरा स्क्लेरल लेंसेज का। आरजीपी लेंसेज सबको जैसे पता होगा कि कोर्निया के साइज से छोटा होता है और इसकी स्टेबिलिटी कोर्निया के सरफेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये लेंसेज कोर्निया के सरफेस पे रेस्ट करता है। अगर आरजीपी लेंसेज स्टेबल है यानी वेल सेंटर्ड है तो आपको विजन मिलेगा, पेशेंट को विजन मिलेगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन कहाँ है, एक स्टेज के बाद ये लेंसेज कोर्निया के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाते, यानी वो लो राइडिंग होगा या डिसेंटर्ड होगा। इस वजह से जो लेंस का आपका ऑप्टिक जोन है वो प्रॉपर पीपल के सामने नहीं आ पाता और इस वजह से विजन पेशेंट को नहीं मिल पाता। तो आरजीपी लेंसेज या स्मॉल जो कोर्नियल लेंसेज स्मॉल डाया वो तभी सक्सेसफुल है जब वो लेंसेज कोर्निया के ऊपर ही बिल्कुल वेल सेंटर्ड हो। तो ये तब होता है जब इनिशियल स्टेज हो या बिल्कुल निपल कोन हो, यानी जो केराटोकोनस का कोन सेंट्रली प्लेस्ड हो, तो ये लेंसेज काफी कारगर होते हैं। लेकिन अगर जो कोन है वो मिड पेरिफेरी पे हो, इस पोजीशन पे हो, या पीएमडी के केसेस में अगर यहाँ डिस्टोर्शन ज्यादा है तो उन केसेस में, या केराटोग्लोबस के केसेस में आरजीपी लेंसेज सक्सेसफुल इतने नहीं हो पाते हैं। तो उन केसेस में फिर फाइनली हमें आरजीपी स्क्लेरल लेंसेज पे ही शिफ्ट होना पड़ता है। आरजीपी लेंसेज की दूसरी लिमिटेशन क्या है कि आरजीपी लेंसेज जब भी आप पेशेंट को लगाते हैं तो इरिटेशन होती है, उसको एडेप्टेशन टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जो ब्लिंक करेगा पेशेंट तो इसके जो मार्जिन्स हैं ये आईलिड के इनर सरफेस को रब करता है और इसकी वजह से इरिटेशन होती है। तो एडेप्टेशन टाइम चाहिए 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर या 10 दिन। तो ये कंफर्टेबल नहीं होते पेशेंट को। जब भी आप आरजीपी लेंसेज लगाते हैं तो वो खुश नहीं होगा पेशेंट, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, इरिटेशन उसकी होती रहती है हर ब्लिंक के साथ। इस वजह से इसके सक्सेस रेट कम है। तीसरी बात, ये लेंसेज के पॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब कोर्निया रेगुलर है तो ये काफी स्टेबल होते हैं लेंस पे, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर कोर्निया इरेगुलर है तो इसके पॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी पॉप आउट मतलब कि जब ब्लिंक करे पेशेंट तो लेंस बाहर आ जाए या मिस हो जाने या खो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि स्क्लेरल लेंसेज कोर्निया पे रेस्ट नहीं करते हैं, स्क्लेरा पे करते हैं। ये बिल्कुल जैसे ये लेंस है, ये स्क्लेरल लेंसेज है, तो इसका जो लैंडिंग एरिया है ये आपका स्क्लेरा पे होता है और कोर्निया को ये बिल्कुल भी टच नहीं करता। तो इसकी स्टेबिलिटी इस स्क्लेरा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसकी फिटिंग अच्छी हो तो स्क्लेरा की वजह से लैंडिंग एरिया चूंकि स्क्लेरा पे है तो ये काफी स्टेबल होता है, ये डिस्प्लेस नहीं होता और काफी स्टेबल होता है, इससे विजन भी काफी स्टेबल मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आरजीपी लेंसेज चूंकि कोर्नियल सरफेस पे होता है तो ऑलवेज वो रब करता रहता है कोर्नियल सरफेस को, जबकि स्क्लेरल लेंसेज कोर्नियल सरफेस को टच नहीं करता तो रब नहीं करता। तो इनिशियल स्टेज में वो छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में आपको स्क्लेरल लेंसेज से ही सेटिस्फेक्शन पेशेंट को मिलेगा या बेस्ट क्वालिटी जो पॉसिबल विजन है वो पेशेंट को मिल पाएगा। बस एक एडवांटेज, आप जो मेजर एडवांटेज आरजीपी लेंसेज का बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल होता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। आज स्क्लेरल लेंसेज कंपैरिजन में ये इकोनॉमिकल होता है, इसलिए प्रैक्टिशनर या पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि जो स्क्लेरल लेंसेज जो क्वालिटी ऑफ विजन दे सकता है वो आरजीपी लेंसेज या सॉफ्ट लेंसेज नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है कि जब इन लेंसेज की फिटिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये बेसिक जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें बिल्कुल सिंपल है, सैग वैल्यू, ये जो लेंस का डेप्थ होता है, हाइट, ये सैग बोलते हैं। तो प्रोट्रूजन जितना ज्यादा होगा हमें सैग इतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा।
प्रोट्रूजन कम है तो कम सैग हमें रखने की जरूरत है। दूसरा, जब सैग बढ़ाते हैं यानी सैग को बढ़ाएंगे, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, जो पैरामीटर्स है इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक डायमीटर, दूसरा ये कर्वेचर और तीसरा सैग। सैग डायमीटर और कर्वेचर पे डिपेंड करता है। कर्वेचर को आपने बढ़ा दिया यानी स्टीप कर दिया तो सैग बढ़ जाएगा, इसको फ्लैट कर दिया तो सैग हमारा कम हो जाएगा। डायमीटर आपने अगर बढ़ाया तो उसमें भी सैग हमारा बढ़ जाएगा, डायमीटर कम किया तो सैग हमारा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें डाया और कर्वेचर के ऊपर सैग डिपेंड कर रहा है। और स्क्लेरल लेंसेज में हम ओवरऑल सैग को ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोट्रूजन जितना ज्यादा है हमें सैग इतना ही ज्यादा रखने की जरूरत है। ये ऑक्सीजन परमेबिलिटी जो भी लेंसेज हम यूज करते हैं, चाहे वो आरजीपी हो या स्क्लेरल लेंसेज हो, उसमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लेंस कोर्निया के ऊपर जब लेंस है तो ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर नहीं होना चाहिए। इसलिए डीके की वैल्यू, डीके मटेरियल बेस्ड होता है, यानी जो मटेरियल है उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट और सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट कितना ज्यादा है वो ऑक्सीजन प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो डीके हमारा ज्यादा हो और थिकनेस जितनी कम हो उतना अच्छा है। थिकनेस कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो फाइनल जो हमारा टर्म है, ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी को हम ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा, यानी ऑक्सीजन किसी मटेरियल का ऑक्सीजन परमेबिलिटी अच्छा हो लेकिन उसका थिकनेस भी ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारी कम हो जाएगी कॉर्निया को। इसलिए थिकनेस को हम कम से कम रखते हैं। तो मटेरियल तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ उसका डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि थिकनेस कम हो ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कॉर्निया को मिल सके। अब आरजीपी लेंसेज में बेसिकली 3 तरह की फिटिंग हमें देखने को मिलेंगे। एक तो आइडियल फिटिंग, जिसमें कि ये पूरी सरफेस एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनेगा फ्लोरेसेंट का। दूसरा होगा ये जो पेरीफेरी है उसमें कूलिंग ज्यादा होगी, यानी ये फ्लैट फिट है। और तीसरा है इस सेंटर में कूलिंग ज्यादा होती है, यानी स्टीप फिट है। ये 3 बेसिकली हमें दिखता है, लेकिन ये 3 जो बेसिकली हमें दिख रहा है ये तीनों रेगुलर कॉर्नियाज के इमेजेस हैं। केराटोकोनस के केस में ऐसे इमेज नहीं आएंगे। केराटोकोनस में 3 पॉइंट टच एक पैटर्न होता है वो दिखेगा, तो उसमें आपको रेगुलर पैटर्न नहीं दिखेगा, एक पॉइंट पे टच होगा, फिर इस तरीके की कूलिंग होगी, फिर टच होगा, तो रेगुलर पैटर्न नहीं बनेगा। ये तीनों इमेजेस रेगुलर कॉर्निया के हैं। अब आरजीपी लेंसेज में बेसिकली हम फ्लैट केप के ऊपर फिटिंग करते हैं। फ्लैट केप जो हमारा अगर इनिशियल स्टेज में है यानी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हमारा कम है तो फ्लैट के पे हम फिटिंग करेंगे। फ्लैट के से 0.05 mm या इसको अगर डायप्टर में करें तो 0.25 डायप्टर लेंस को फ्लैट रखते हैं कोनियल सरफेस से। और फिर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि लेंस सेंटर्ड है, फ्लोरेसेंट पैटर्न कैसा है और कूलिंग सेंट्रल है या पेरीफेरी पे, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी है। जैसे ये आप देख रहे हैं सेंट्रल कूलिंग है, काफी स्टिक फिटिंग है। ये आरजीपी लेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पेरीफेरी पे ये आपको कूलिंग आ रही है, सेंटर पे टच है, तो ये फ्लैट फिटिंग है, ये आरजीपी लेंसेज। ये सिचुएशन आती है कि लेंसेज स्टेबल नहीं है और लो राइडिंग है इस तरीके से। तो लो राइडिंग चाहे वो स्टीप फिट हो या फ्लैट फिट हो, अगर लो राइडिंग है तो हमें बेसिकली डायमीटर हमें बढ़ाना होता है। स्टीप हो या फ्लैट हो, दोनों केसेस में हमें डायमीटर को बढ़ाना होगा। तो डायमीटर जब बढ़ाएंगे तो लेंस का सैग बढ़ जाता है और सैग बढ़ने की वजह से उसके सेंट्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो आरजीपी लेंसेज में अगर वो लो राइडिंग लेंसेज आप देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके डाया को आप इंक्रीज कीजिए ताकि उसकी संभावना सेंट्रेशन की बढ़ जाएगी। हालांकि एडवांस केसेस में आरजीपी लेंसेज वेल सेंटर्ड हो जरूरी नहीं है, इसीलिए हमें स्केलर लेंसेज पे शिफ्ट होने की जरूरत पड़ती है। अगर टोरिक सरफेस हुआ, ऑब्वियसली रेगुलर टोरिक अगर है तो आरजीपी लेंसेज का पैटर्न ऐसा बनता है। ये यहाँ पुलिंग, इस जगह पुलिंग है, वर्टिकली आपको पुलिंग दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली ये टच दिख रहा है, मतलब ये विद द रूल
कोर्निया होगा तो यहाँ कूलिंग होगा, मतलब 12 o'clock पोजिशन पे कूल होगा, 6 o'clock पोजिशन पे कूलिंग होगा, 3 and 9 o'clock पोजिशन पे कूलिंग नहीं होगा, टच होगा। तो ये अगर विद द रूल कोर्निया है तो, अगेंस्ट द रूल हुआ तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद रोज के डिजाइन लेंसेज आते हैं। आरजीपी का ही एक एडवांस फॉर्म है रोज के लिए। आरजीपी में बेसिकली 2 कर्वेचर होते हैं। रोज के डिजाइन में एक सेंट्रल कर्वेचर जो काफी स्टीप होता है वो भी डाले जाते हैं ताकि कोन को ज्यादा अच्छे से एकोमोडेट कर सके। तो जहाँ आरजीपी से बात नहीं बनती हम रोज के डिजाइन लेंसेज पे भी मूव करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। तो उसके स्टेबल होने के चांसेस थोड़े आरजीपी लेंसेज, रूटीन आरजीपी लेंसेज से थोड़े ज्यादा होते हैं। इसके बाद आती है बात स्क्लेरल लेंसेज की। स्क्लेरल लेंसेज, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है। ये कोर्निया है आपका, ये उसके ऊपर ये लेंस है। इसमें बस जो मेन चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जो इसका लैंडिंग एरिया होगा वो हमेशा किस जगह पे होगा, स्क्लेरा पे होगा, और लेंस का कोई भी पार्ट कोर्निया पे टच नहीं करेगा। इन दोनों के स्पेस के बीच का जो स्पेस है, ये सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन हम लेंस को लगाने के टाइम यूज करते हैं, उस सलाइन की वजह से जो इरेगुलर कोर्निया है वो रेगुलर सरफेस की तरह बिहेव करेगा। यानी ये लेंस, जहां आपका सलाइन और ये आपका कोर्निया। इसके बाद हम इसकी फिटिंग को भी देखते हैं। जब स्क्लेरल लेंसेज लगाने के बाद उसकी फिटिंग चेक करना जरूरी है। तो जब आप स्लिट लाइन पे देखेंगे तो उसमें ये 3 लेयर्स दिखेंगे। ये फ्रंट लेयर आपका लेंस का होगा, सेकेंड लेयर आपका जो सलाइन आपने डाला था लेंस को इंसर्ट करने के पहले लेंस में, तो वो सलाइन है। ये ग्रीन इसलिए दिख रहा है इसमें फ्लोरेसिंग डिप करने के बाद ही हम लेंसेज को लगाते हैं ताकि हम इसकी इमेज को अच्छी तरह से देख पाए। लेकिन जब एक बार लेंसेज फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट को फ्लोरेसिंग यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्लोरेसिंग सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ताकि हम पेशेंट की आई के ऊपर लेंस की फिटिंग को चेक कर सकें। और फ्लोरेसिंग की वजह से ये ग्रीन कलर का आपको ये पैटर्न दिख रहा है। तो ये लेंस है, ये आपका सलाइन है, इसको वोल्ट बोलते हैं, ये आपका कोर्निया है। जब आप लेंस लगाने के बाद इसके पेरिफेरी को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लैंडिंग एरिया, यहाँ फ्लोरेसिन है, और ये लिम्बल जोन है, लिम्बल एरिया यानी कोर्निया, और ये इसके बाहर सारा ये कोर्निया है। ये लैंडिंग एरिया हो गया, ये लिम्बल जोन और ये कोर्निया। तो जब भी स्क्लेरल लेंसेज यूज करते हैं तो फ्लोरेसिन आपका कोर्निया के ऊपर भी होना चाहिए, लिम्बल जोन के ऊपर भी होना चाहिए, लिम्बल एरिया के ऊपर, यानी लिम्बस को भी टच ना करे लेंस, इसको इंश्योर करना जरूरी है। और ये लैंडिंग एरिया है। लैंडिंग एरिया में आपको ये जो वेसल्स है इससे देखना होता है, यानी वेसल्स कंप्रेस ना हो। इसके बाद लेंस का रिमूवल और इंसर्शन पे खास ध्यान देने की जरूरत होती है। जब लेंस को आप इंसर्ट करते हैं तो आप जनरली सेंटर से अप्रोच करते हैं, वर्टिकली अप्रोच करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं और प्लंजर को आप सेंटर पे रखते हैं। लेकिन जब आप लेंस को रिमूव करना हो तो इस तरीके से सेंटर वाले पोर्शन से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि सक्शन प्रेशर की वजह से जब भी पेशेंट के को लेंस आपने लगाया है, स्क्लेरल लेंस, मैं आरजीपी की बात नहीं कर रहा, स्क्लेरल की बात कर रहा हूँ, तो एक प्रेशर होता है, उस सक्शन प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर की वजह से लेंस को आई अपनी तरफ पोस्टीरियर साइड में खींचती है कॉन्स्टेंटली, और जब आप सेंटर से अप्रोच करके लेंस को खींचने की कोशिश करेंगे तो काफी प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, और आप लेंस को होते तक कोर्निया को डैमेज भी करेंगे। तो कभी भी लेंस को रिमूव करने के टाइम आप प्लंजर को बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखेंगे, प्लंजर को आप मार्जिन से थोड़ा अंदर लेके रखेंगे, यानी सेंटर पे नहीं, सेंटर और मार्जिन के बीच जितना आप किनारे ले जाके आप रख सकते हैं उतना किनारा रख के ही आप लेंस को पुल करने की कोशिश करेंगे। ये ही तरीका सही है। कभी भी सेंटर से आप रख के पुल करने की कोशिश लेंस को मत कीजिए। ये खास ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से आप कोर्निया को डैमेज कर सकते हैं। तो जब भी आप लेंसेज सीखते हैं इंसर्शन रिमूवल, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, इसका खास ध्यान रखना है। आप किसी जूनियर को सिखा रहे हैं, सबसे पहले आप यही चीज सिखाइए कि लेंस को रिमूव करने के टाइम कभी भी सेंटर से अप्रोच नहीं करना है, हमेशा मार्जिन के पास से लेंस को लिफ्ट करना है।
दूसरी चीज, जो लैंडिंग एरिया है ये लेंस है हमारा और ये स्क्लेरा पे लैंड कर रहा है, तो लैंडिंग एरिया जितना ज्यादा होगा, जैसे इस केस में ज्यादा है, इस केस में कम है, लैंडिंग एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम है। अपने हमने फिजिक्स में पढ़ा ही है, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, सॉरी एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया अगर बढ़ाते हैं तो ही प्रेशर हम कम कर पाएंगे। तो जब भी ये लेंसेज कॉर्निया आई के ऊपर लगे होते हैं तो ये सारा प्रेशर हमारा इस जगह पे होता है। तो ये एरिया अगर हमने बढ़ाया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और ये एरिया हमने कम रखा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी वजह से हम हमेशा लार्जर डाया लेंसेज की बात करते हैं, यानी लेंस का जो डायमीटर है एनी हाउ 16 mm के आसपास होना चाहिए। उससे कम डाया है तो चांसेस है कि उसका लैंडिंग एरिया कम मिलेगा उस लेंस पे, तो इस वजह से प्रेशर के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। और अगर लेंस का डाया 16 mm के आसपास है तो ये एरिया हमारा ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। स्क्लेर लेंस की फिटिंग में आपको एजेस भी देखने होते हैं, जैसे ये केस देख रहे हैं आप, ये इस तरह के बबल आ रहे हैं, मतलब कि एज लिफ्ट है। तो बाकी चीजें फिटिंग अच्छी होने के बावजूद भी हो सकता है कि ये एजेज आपका ऐसा दिखे, तो मतलब ये एज लिफ्ट है। तो यहाँ आपको ऑर्डर करने के टाइम एजेज को कंप्रेस करने का आपको कमेंट डालना होगा। यहाँ एजेस आप देख रहे हैं बिल्कुल व्हाइट हो रखा है, ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब कि फिटिंग आपकी सेंट्रल फिट बेशक आपकी अच्छी हो, बोल्ट अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, लेकिन ये एरिया अगर आधे या 1 घंटे बाद जब पेशेंट को आप देखते हैं तो इस तरीके का पैटर्न अगर दिखे तो मतलब कि कंप्रेशन बोलते हैं, यानी जो लेंस का पेरिफेरी है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ स्क्लेरा को पुश कर रहा है। तो ऐसी फिटिंग हमें नहीं चाहिए होती। तो ऐसा अगर पैटर्न बन रहा हो तो हमें एज लिफ्ट करने की जरूरत है। ये एक दूसरा इमेज है, जैसे ये लिम्बस है, ये लैंडिंग एरिया हुआ, ये लिम्बल एरिया है। लिम्बल आप देख रहे हैं यहाँ भी गैप रखा है हमने, मतलब लिम्बस को भी टच नहीं करना है। ये पेरी आप ये एक्चुअल लेंस है, यहाँ आप देखें ब्लड वेसल्स बिल्कुल अपने पैटर्न पे हैं, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो आइडियल फिट है, यानी जो लैंडिंग एरिया है स्क्लेर लेंस का ये बिल्कुल आइडियल है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस नहीं हो रहा और ये एरिया व्हाइट नहीं हो रहा थ्रू आउट द, जैसे ये पिछले इमेज में पूरी व्हाइट आ रही थी ना ऐसे, वो यहाँ वैसा व्हाइट नहीं हो रहा है और ब्लड वेसल्स बिल्कुल अपने पैटर्न में है। तो ये आइडियल हमारा जो लैंडिंग एरिया ऐसा होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये एज लिफ्ट है, ये भी हमें नहीं रखना है। ऐसा जब भी दिखे आपको कमेंट डालना है कि यहाँ पे आपको कंप्रेस करना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल आई को डैमेज कर देगा। ऐसा कभी भी पैटर्न दिखे तो आपको इंटायरली लेंस को चेंज करने की जरूरत है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई लेंस ही बिल्कुल चेंज करके दूसरा ट्राई कीजिए। अब बात आती है फ्रंट एंड बैक टोरिक डिजाइन। स्क्लेर लेंसेज में फ्रंट सरफेस में अगर टोरिसिटी हम दे रहे हैं, जैसे जब भी आपने स्क्लेर लेंसेज ट्राई पेशेंट के ऊपर लगाया, ट्राई लेंस लगाया, उसके बाद जब ओवर रिफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक कि ओवर रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल नंबर आए, यानी अगर इस ट्राई लेंस का नंबर फॉर एग्जांपल -4 है और ओवर रिफ्रैक्शन करने में पेशेंट -2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो ओवरऑल लेंस की पावर कितनी हो जाएगी? -4 एंड -2 -6 हो जाएगी। मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होगा कि जो पेशेंट एक्सेप्ट करेगा वो स्फेरिकल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल कंपोनेंट ओवरऑल फ्लोरेसिन की वजह, ये जो हम सलाइन डालते हैं उसकी वजह से मास्क हो जाता है। तो रेजिडुअल लेंस लगाने के बाद ओवर रिफ्रैक्शन में सिलिंड्रिकल कंपोनेंट के आने की संभावना कम होती है। वो जो जब भी रिफ्रैक्शन करेंगे तो ओवर द लेंसेज स्फेरिकल कंपोनेंट ही आएगा मेजॉरिटी केसेस में। तो वैसे केसेस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पावर जो ओवर रिफ्लेक्शन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग लेंस बन के आ जाएगा। कुछ केसेस में क्या होगा कि स्फेरिकल के साथ साथ ओवर द लेंसेज रिफ्लेक्शन करने पे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट भी पेशेंट एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हम ऑप्टिक जोन में
इनकॉर्पोरेट करते हैं लेंस बनने के बाद, मैंने बनाने के टाइम, और इनकॉर्पोरेट करके हम मंगाते हैं लेंस को। तो उसका फायदा क्या होगा कि लेंस जब फाइनल लेंस बन के आने के बाद जब पेशेंट लगाएगा तो उसका फाइनल रिफ्लेक्शन 0 होगा या 0 के करीब होगा, तो उसे ऊपर से चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रेजिडुअल सिलेंडर है वो भी हमने लेंस के अंदर डाल दिया। तो वैसे सिलेंडर को हम बोलते हैं, वैसे जब लेंसेज बनते हैं जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हम ऑप्टिक जोन में डालते हैं रिफ्लेक्शन को करेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए, तो वैसे टोरिक सरफेस को बोलते हैं फ्रंट टोरिक। और अगर ये लैंडिंग एरिया में टोरिसिटी हम लगा डालते हैं तो उसे बोलते हैं बैक टोरिक। अब लैंडिंग एरिया में टोरिसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस तरीके से कॉर्निया हमारा एक टोरिक सरफेस है, जो भी कॉर्निया है वो विद द रूल टोरिसिटी होती है, यानी वर्टिकल मेरिडियन स्टीप होता है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन फ्लैट होता है, ये आपके नॉर्मल कॉर्निया में भी होता है। इसी तरीके से स्क्लेरा की भी टोरिसिटी होती है, यानी स्क्लेरा में भी वर्टिकल मेरिडियन आपका स्टीप होगा और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कंपैरेटिवली फ्लैट होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखेंगे जब भी स्क्लेरा लेंस लगाते हैं तो चूंकि ये लैंड करता है स्क्लेरा के ऊपर, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन पे चूंकि ये वर्टिकली ज्यादा स्टीप है तो ये पोर्शन ज्यादा टच करेगा, कंप्रेस करेगा स्क्लेरा को, सॉरी ये पोर्शन कम कंप्रेस करेगा और ये पोर्शन ज्यादा कंप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टीप होने की वजह से ये सरफेस अंदर की तरफ चला जाएगा और लेंस इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं करेगा, जबकि 180 डिग्री इस वाले जोन पे यहाँ कंप्रेशन आपको ज्यादा दिखेगा। यानी फाइनल लेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले पोर्शन को थोड़ा अंदर की तरफ कर्व करना होगा, यानी वर्टिकली हमें स्टीप करना होगा ताकि ये सरफेस, ये एरिया और नीचे का जो 6 o'clock पोजिशन थोड़ा अंदर की तरफ जाए, यानी वर्टिकली हम इसे स्टीप करते हैं, तभी इसकी फिटिंग इस तरह के स्क्लेरा पे आइडियल फिट हो पाता है। यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्क्लेरा टोरिक होता है, इस वजह से हमें बैक टोरिक डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है स्क्लेरा लेंसेज में, तभी उसकी फिटिंग आइडियल हो पाती है। जब भी हम कोई टोरिक लेंस देंगे तो उसमें एक मार्किंग होगी। अब मार्किंग अलग अलग कंपनी के लेंसेज में अलग अलग तरीके से होता है। जो केराकेर स्क्लेरा लेंसेज है उसमें डॉट होंगे, जो ब्लैक डॉट आपको ये भी इंडिकेट करता है कि राइट आई के लेंस है कि लेफ्ट का, यानी राइट आई के लेंस में बाय डिफॉल्ट हम एक ब्लैक डॉट डालते हैं और लेफ्ट आई के लेंस में कोई डॉट नहीं होता है। और टोरिक लेंसेज में 2 डॉट डालते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि टोरिक लेंस है। कुछ केसेस में हम नहीं भी डालते हैं, बिना डॉट के भी हम बना सकते हैं लेंसेज। तो अगर हमें लगता है कि मतलब एक ही आई का लेंस बना है, हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है दोनों आईज को, तो सिंगल डॉट पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डॉट देना आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं, बट एक डॉट हमेशा रहता है। अगर राइट आई का लेंस है तो हम ब्लैक डॉट जरूर डालेंगे, लेफ्ट आई का लेंस है तो ब्लैक डॉट नहीं डालते, ताकि पेशेंट को ये मालूम चले कि ये लेंस राइट आई का है या लेफ्ट आई का है, यानी बाय डिफॉल्ट राइट आई के लेंस में ब्लैक डॉट होगा। दूसरा, जब भी टोरिक सरफेस हम बनाते हैं बैक टोरिक, तो उस सॉफ्ट लेंसेज में एक डिजाइन होता है प्रिज्म ब्लास्ट, उसकी वजह से हम स्टेबलाइज करते हैं। इसमें इस पोर्शन को हम थोड़ा थिन करते हैं, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को, और इस तरीके से उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो स्क्लेरा लेंसेज में टोरिक लेंसेज को स्टेबलाइज कोर्निया के ऊपर आई के ऊपर स्टेबलाइज करने के लिए प्रिज्म ब्लास्ट यूज नहीं करते, हम डबल स्लैब ऑफ एक टर्म है उसके लिए उस डिजाइन को यूज करते हैं। तो सॉफ्ट लेंस में प्रिज्म ब्लास्ट हमने पढ़ा है, लेकिन स्क्लेरा लेंस में डबल स्लैब ऑफ डिजाइन यूज करते हैं ताकि लेंस स्टेबल हो पाए, क्योंकि जब आपने टोरिक सरफेस बनाया है तो उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करें, ये कि लेंस रोटेट ना हो, ये इंश्योर करना जरूरी है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से रोटेशन को रोकने के लिए हमें स्टेबलाइज करने के लिए डबल स्लैब ऑफ एक डिजाइन का नाम है वो यूज करते हैं। यहाँ आप देखें 2 टर्म है, इम्पिंजमेंट एंड कंप्रेशन। अगर पूरा सरफेस एरिया कंप्रेस कर रहा है, इसे बोलते हैं कंप्रेशन, यानी पिन पॉइंटेड, कोई पॉइंटेड
कंप्रेशन नहीं है, पूरा एरिया ही कंप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा हो स्क्लेरा को, तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन। और अगर जो मार्जिन है लेंस का वो प्रेस कर रहा हो तो उसे बोलते हैं इम्पिंजमेंट। यानी मार्जिन अगर प्रेस कर रहा हो स्क्लेरा को तो इम्पिंजमेंट बोलेंगे, अब ओवरऑल सरफेस ही प्रेस कर रहा हो तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन बोलेंगे। यानी कंप्रेशन एक वाइडर एरिया को सिग्निफाई करता है और इम्पिंजमेंट एक पिन पॉइंटेड एरिया को बताता है। अगर लेंस जैसे ये एज लिफ्ट है तो यानी लेंस का जो मार्जिन है वो स्क्लेरा को छोड़ रहा है और यहाँ पे फ्लोरोसिन जमा हो रहा है या बबल बन रहे हैं, तो ये हो गया एज लिफ्ट। तो ऐसे केसेस में हमको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और ये आपको ऑर्डर करने के टाइम सब नोट डाउन करके हमें मेंशन करना होता है ताकि हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। यहाँ एक लेंस है, यहाँ पे आपको बबल भी दिख रहा है। बबल तब बनता है जबकि लेंस आपने जो सेलेक्ट किया है वो काफ़ी स्टीप हो। तो ऐसा अगर बबल दिखे सेंट्रल बबल तो मतलब कि वो लेंस स्टीप है, हमें फ्लैट लेंस की जरूरत है। फ्लैट लेंस का मतलब स्क्लेर लेंस में फ्लैट लेंस कहने का एक ही मतलब है कि हमें सैग वैल्यू को कम करना है। अब लेंसेज के एजेस को हम ओसीटी इमेजेस पे देखेंगे तो हमारा पैटर्न कैसा है। ओसीटी हमारे सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ पे स्क्रू यूज कर सकते हैं आप फिटिंग को चेक करने के लिए। तो ओसीटी में हम अगर 50% एरिया ऊपर हो और 50% नीचे हो तो ये आइडियल एज है, यानी स्क्लेरा के ऊपर इस लेंस का एज बिल्कुल आइडियल है। अगर ये ऊपर की तरफ हो यानी स्क्लेरा से पूरा लेंस ही उठा हुआ है, ये एज लिफ्ट है, ये आइडियल नहीं, इसे कंप्रेस हमें एज को स्टीप करने की जरूरत है यहाँ। अगर ऐसा हो यानी आप देख रहे हैं लेंस स्क्लेरा के काफी अंदर जा रखा है, यानी ये इम्पिंजमेंट या कंप्रेशन का केस है। तो इस केस में आपको लेंस को एज लिफ्ट करने की जरूरत है। ये भी आप देखेंगे, आप ये बिल्कुल उठा हुआ है सरफेस से, तो ये तो एज लिफ्ट है, क्लियर कट एज लिफ्ट है। तो हमें ओसीटी इमेजेस पे अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि 50% एरिया ऊपर और 50% नीचे, तो इसका मतलब है ये आइडियल एज है, यानी स्क्लेरा के ऊपर ये एज आइडियल है। अब जब हम केराटिन स्क्लेरा लेंसेज की जब बात करें तो इसमें कुछ हमारे मार्किंग्स होते हैं, जैसे एलसीआई लिम्बल कर्व इंडिकेटर, ये ABC 3 मार्क होते हैं। ये आपको डायमीटर सिलेक्शन में हेल्प करता है, यानी डाया लेंस का जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप इस इमेज को देखें, जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें डाया आपका ये A, B और C, B और A के बीच में अगर ये आपको कोर्निया का मार्जिन आ रहा है तो मतलब कि ये डाया हमारा सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये मार्जिन आपका B से बाहर जा रहा हो या C के पास आ रहा हो जैसे इस केस में, तो मतलब कि डाया हमारा छोटा है, डाया हमें बढ़ाने की जरूरत है। ये मार्क हमें इंडिकेट करता है कि ये जो मार्जिन है ये C से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जा रहा है मतलब डाया हमारा कम है, ये हमेशा B के अंदर होने चाहिए, तब डाया हमारा आइडियल है। हालांकि एक्चुअल फिटिंग में आपको इस तरीके का पैटर्न बिल्कुल रेगुलर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि एक तरफ आपका, क्योंकि जब भी स्क्लेर लेंस की फिटिंग करते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग करते हैं तो आइडियल पैटर्न नहीं होता, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है। स्क्लेर लेंस के केस में इंफीरियरली और नेजली लेंस डिस्प्लेस होना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लेंस थोड़ा लो राइडिंग होगा और थोड़ा वो नेजली शिफ्ट होता है, तो वैसा केस एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ज्यादा डिसेंटर्ड है तो आपको डाया बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो लेंस को ज्यादा स्टेबल कर पाएंगे। तो इसमें बस एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि सी से अगर मार्जिन बाहर जा रहा है तो लेंस का डाया हमारा कम है, लेंस के डाया को बढ़ाने की जरूरत है। यानी हमारे ट्रायल लेंस में ट्रायल सेट में दो तरीके के डाया होते हैं, 15.9 एंड 16.4। तो अगर आपने 15.9 सेलेक्ट किया हुआ है, ट्रायल लेंस लगाया हुआ है और ये मार्जिन सी से बाहर जा रहा है तो डाया कम है, तो आपको 16.4 पे शिफ्ट होने की जरूरत है।
इस इमेज से बस आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है फिटिंग के टाइम। ये एक्चुअल इमेज है निम्बल कर्व, इस तरह के डॉटेड लाइन होते हैं निम्बल कर्व इंडिकेटर के। इसके बाद हमारे जो स्केलर लेंसेज है, केराकर स्केलर लेंस है, इसमें मल्टीफोकल की भी डिजाइन बन जाते हैं। मल्टीफोकल के साथ साथ आप सिंगल विजन लेंसेज भी आप दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर लेंस के सेंट्रेशन को चेक करने के लिए इस तरह के मार्किंग होती है। अब इन मार्किंग को यूज कैसे करना है, अगर ये लाइंस, ये दो लाइंस बने हैं, एक तो ये सेंट्रल लाइन है, ये पीपल के जस्ट अपोजिट है, इस तरीके का पैटर्न है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इसमें इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाने की आप जरूरत महसूस कर रहे हैं, आपको क्या नोट डाउन करना है कि 0 डिग्री वाले एक्सिस पे कितने पॉइंट्स प्यूपिल के अंदर हैं। तो इस वाले केस में प्यूपिल के अंदर एक भी पॉइंट नहीं है। 45 डिग्री पे एक पॉइंट आपका प्यूपिल के अंदर है, तो आप मेंशन करेंगे कि 45 डिग्री पे एक पॉइंट अंदर है, 90 डिग्री पे 2 पॉइंट अंदर प्यूपिल, मतलब ये प्यूपिल के मार्जिन से अंदर है, प्यूपिल के ऊपर 2 पॉइंट आ रहे हैं। 135 डिग्री पे 3 पॉइंट्स प्यूपिल के अंदर आ रहे हैं, 180 पे आपके 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक्सिस पे आपके कितने ये पॉइंट्स प्यूपिल के अंदर आ रहे हैं वो आपको मेंशन करने की जरूरत है। अगर ये मेंशन करेंगे तो जब लेंस को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं या मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि ये जो ऑप्टिक जोन है, ऑप्टिक जोन को जो यहाँ है इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी लेंस की फिटिंग जैसी थी वैसी ही रहेगी, बट ऑप्टिक जोन को हमने शिफ्ट कर दिया फाइनल लेंस में। तो जहां ऑप्टिक जोन बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा। तो ट्रायल लेंस में बेशक वो डिसेंटर था, लेकिन आपने ये पॉइंट्स अगर मेंशन कर दिए कि इस एक्सिस पे कितने पॉइंट अंदर है, इस एक्सिस पे कितने पॉइंट अंदर है, तो फाइनल जो लेंस बन के आएगा उसमें ऑप्टिक जोन हम उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे या शिफ्ट कर देंगे, ताकि ओवरऑल जो ऑप्टिक जोन है वो पीपल के जस्ट अपोजिट आए, तो उससे पेशेंट के विजन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये लेंसेज में है। और ये जो मैंने बताया ये सारी चीजें आप जो मॉडिफिकेशंस आप करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वो सारे मॉडिफिकेशंस आपको मैक्सिम 3D के नाम से जो डिजाइन है हमारा, जो हमारा टॉप एंड डिजाइन है, उसके अंदर ये सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। यानी रूटीन लेंसेज को आप कर ही सकते हैं, और जब आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, यानी ऑप्टिक जोन को शिफ्ट करना है या पर्टिकुलर एक्सिस को मॉडिफाई करना है या किसी पर्टिकुलर जोन को स्टीप करना है, दूसरे जोन को फ्लैट करना है, इस तरह के पिन पॉइंट मॉडिफिकेशन जहां भी करने हैं, तो आप मैक्सिम 3D वाला लेंस डिजाइन आप ऑर्डर करेंगे तो वो सारे मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी उसमें रहेगी। इसके बाद आते हैं टूल्स। जब भी आप स्केलर लेंसेज यूज करते हैं तो ये टूल्स, इसे बोलते हैं प्लंजर या लेंस इंसर्टर टूल। तो इस टूल के ऊपर हम लेंस को रखते हैं, इसमें सलाइन डाल के फिर हम लेंस को वर्टिकली अप्रोच करके पेशेंट की आई पे लगाते हैं। इस तरीके से ये प्लंजर है, ये लेंस है, इसमें सलाइन डाला हमने, और फिर ये वर्टिकली अप्रोच करेंगे और लेंस को आई पे लगाते हैं। चूंकि सलाइन है तो हम नॉर्मल आरजीपी की तरह इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली नहीं आई पे लगा सकते हैं, इसे वर्टिकली ही हमें आई पे लगाना होगा। अगर आपके पास टूल नहीं है तो ये आप 3 फिंगर के हेल्प से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसे ट्राइपॉड मेथड बोलते हैं। इस तरीके से भी आप लेंस को लगा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इसमें कंफर्टेबल होते हैं, सीखने के बाद उनको प्लंजर की जरूरत नहीं होती और इस तरीके से ही वो यूज करते हैं। हाइजीन की बात करें तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जितने कम टूल्स यूज करते हैं आप हाइजीन इतना ज़्यादा, कंप्लायंस हाइजीन इतना ज़्यादा मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक टूल यूज किया तो इसे भी क्लीन करने की जरूरत है। सारे पेशेंट्स कंप्लायंट नहीं होते और हो सकता है वो इसको क्लीन ना करें रेगुलर बेसिस पे, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप जब भी पेशेंट को सिखाते हैं तो टूल के साथ भी सिखाइए और विदाउट टूल भी आप सिखाइए पेशेंट को, ताकि पेशेंट अगर विदाउट टूल लेंस को यूज कर रहा है तो पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह के भी रिंग्स आते हैं कुछ, अगर ये भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों मेथड ही ज़्यादा यूज होते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है। एक पॉइंट और है, इंसर्शन के लिए आप बड़े टूल को यूज करते हैं, बड़े प्लंजर को यूज करते हैं। रिमूवल के लिए आप छोटा प्लंजर यूज कर सकते हैं, ताकि इसमें लेंस को रिमूव करने में थोड़ा इजी होता है।
सारे पेशेंट इसके साथ रिमूवल के टाइम कंफर्टेबल नहीं होते, तो उन पेशेंट में छोटे प्लंजर को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये प्लंजर इंसर्शन और रिमूवल दोनों में यूजफुल है। जिन पेशेंट्स में रिमूवल में इस प्लंजर से दिक्कत आती है, उनको आप ये प्लंजर सजेस्ट कर सकते हैं। स्क्लेरल लेंसेज के अलावा एक पीबी बैक या हाइब्रिड लेंसेज भी होते हैं। जैसे आरजीपी के बाद ये लेंसेज आए थे। आरजीपी में चूंकि इरिटेशन ज़्यादा होती है, तो आरजीपी में जो एडेप्टेशन टाइम ज़्यादा चाहिए उसको कम करने के लिए, लेंस को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए ये लेंसेज यूज होते हैं। इसमें आरजीपी जोन जो है, या आपका सेंट्रल जो लेंस होगा, सेंट्रल एरिया, वो आरजीपी मटेरियल का बना होगा और पेरीफेरी सॉफ्ट मटेरियल का बना होगा, ताकि लेंस आई के ऊपर तो सॉफ्ट लगे और ऑप्टिक्स हमारा आरजीपी वाली मिले। तो ये हाइब्रिड लेंसेज होते हैं, ये भी चलते हैं। लेकिन इन लेंसेज में दिक्कत वही आती है, इन्फेक्शन वाले पॉइंट। इन्फेक्शन के मामले में जब भी आप सॉफ्ट लेंस यूज करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। तो जो भी आरजीपी बेस्ड मटेरियल होते हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, चाहे वो आरजीपी बेस्ड कॉर्नियल लेंसेज हो या स्क्लेरल लेंसेज हो। आरजीपी मटेरियल के बने हुए यानी रिजिड गैस परमेबल लेंसेज जो हाई डीके वैल्यू के हो, वो लेंसेज में इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। जब भी सॉफ्ट लेंसेज आप यूज करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से तो हो चुका। थैंक यू। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए लेसिक करवाते हैं पेशेंट का, हाँ जी। तो लेसिक के बाद क्रेटोकोनस बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं? क्रेटोकोनस होगा तो जो चीजें हम कर रहे हैं बाकी क्रेटोकोनस में, उसमें भी वही करेंगे। तो हालांकि फिर उसमें पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि आप उसमें लेसिक कराइए या क्रेटोकोनस? नहीं, लेसिक तो जब कॉर्निया नॉर्मल है, केवल रिफ्रैक्टिव एरर है, तो पेशेंट को तो कभी भी लेसिक के लिए मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेसिक करने के बाद आप कॉर्निया की थिकनेस को कम कर रहे हैं बेसिकली। और कॉर्निया की जी थिकनेस जी, कम तो होते क्रेटोकोनस ही बढ़ेगा। कॉर्निया कॉम्प्रोमाइज होता है और कुछ टाइम में वो केराटोकोनस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि थिन कॉर्निया में ही जी केराटोकोनस होते हैं या डिस्टोर्शन होते हैं। तो जो भी जी लेसिक के हाई नंबर में अगर लेसिक किया गया है, तो उसके आगे जाके केराटोकोनस या इरेगुलरिटीज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसा कुछ होता है तो आपको स्क्लेरल लेंस पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उन केसेस में तो आरजीपी लेंसेज की भी फिटिंग अच्छी नहीं आती। क्योंकि लेसिक होने के बाद क्या होता जी है, सेंट्रल पोर्शन हमारा फ्लैट हो जाता है, तो जो रूटीन आरजीपी लेंसेज भी उसमें फिट नहीं होंगे, तो उसमें तो डायरेक्टली आपको जी स्क्लेरल लेंसेज ही लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो कॉर्निया होता है वो प्रोलेट होता है, और जितने भी ओके, कॉन्टैक्ट लेंसेज थैंक यू। बनते हैं वो प्रोलेट कॉर्निया के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। लेसिक के बाद वो ओबलेट कॉर्निया हो जाता है, और इस वजह से वो लेंसेज पे फिट नहीं होते। और कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन और था, ये जो क्रेटोकोनस है, इसको स्क्लेरल लेंस कितना देर तक यूज कर सकते हैं, नाइट में, डे में? नहीं, स्क्लेरल लेंसेज आप होल वेकिंग आवर्स यूज कर सकते हैं। एक बार लगाया आपने तो आप दिन हाँ, भर लगा सकते हैं, 7-8 घंटे 10 घंटे आप लगा सकते हैं। कुछ केसेस में कभी कभी फॉगिंग की शिकायत आती है, तो उन केसेस में आपको सलाइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि फॉगिंग की प्रॉब्लम जब भी आए, फॉगिंग मतलब कि पेशेंट की ये कंप्लेन होगी 2 या 3 घंटे बाद विजन ब्लर हो रहा है, जो जितना क्लियर विजन था वो इतना नहीं है, क्लाउडी विजन आ गया, यानी थोड़ा हेज आ गया, या विजन की क्लैरिटी कम हो गई, तो वो उसे बोलते हैं फॉगिंग। तो वो जनरली तब होता है जबकि उसकी लेंस की फिटिंग अच्छी नहीं हो। फिटिंग अच्छी नहीं हो का मतलब जो लैंडिंग एरिया है उसकी फिटिंग अच्छी नहीं, कहीं जो स्क्लेरा पे लैंड कर रहा है तो वो रेगुलर नहीं कर रहा है। जो मैंने बैक टोरिक डिजाइन की बात किया था मैंने, तो वो इसीलिए की जाती है कि स्क्लेरा के ऊपर उसकी फिटिंग प्रॉपर हो और कहीं से भी स्पेस ना मिले सलाइन को बाहर निकलने का या बाहर से डेब्री को अंदर आने का। तो अगर वो बिल्कुल सील्ड हो सर एरिया, तो फॉगिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन केसेस में टोरिक लेंस डिजाइन
की पॉसिबिलिटी देखने की जरूरत पड़ती है। ओके। अदरवाइज आप लेंस को होल वर्किंग आवर्स लगा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीके राय सर, गोरखपुर से। नाम बताइए प्लीज। वीके राय, गोरखपुर से सर। अच्छा विके राय जी, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर। ये मुझे एक चीज पूछना था सर हाँ कि हाँ। जो हम लोग जैसे जो स्क्लेर लेंसेज हैं, केरेटोकोनस के किस स्टेज से हमें स्क्लेर लेंस से शुरू करना चाहिए और किस स्टेज से C3R सही है, मतलब C3R लेजर? और एक बार थोड़ा सा C3R लेजर के बारे में सर एक बार डिटेल कर दीजिए कि कब कराना चाहिए, कैसे होता है और C3R लेजर क्या है। देखिए स्क्लेरल लेंसेज का ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्टेज हम फिक्स करते हैं जी अगर केराटोकोनस है तो हम किसी भी स्टेज में स्क्लेरल लेंसेज यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब कोर्निया अमूमन रेगुलर है जी तो उन केसेस में हम चूंकि सॉफ्ट लेंसेज यूज कर रहा होता है पेशेंट, तो जब जी पेशेंट का विजन अगर सॉफ्ट लेंसेज से आ रहा है तो कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जी पेशेंट सॉफ्ट लेंसेज से कंफर्टेबल है तो उसे हम नहीं छेड़ते हैं, उसे स्क्लेरल लेंस पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन जब बात आती है कि सॉफ्ट लेंसेज से विजन इंप्रूव नहीं हो रहा जी तो हमारे पास दो ऑप्शन मेनली बचते हैं, आरजीपी लेंसेज और स्क्लेरल लेंसेज। तो यहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जी आरजीपी लेंसेज की जब आवश्यकता स्टार्ट हो गई उसी टाइम आप स्क्लेरल लेंसेज भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कंफर्ट कितना चाहिए। आरजीपी लेंसेज जैसा आपको पता है एडेप्टेशन टाइम ज्यादा चाहिए, जी 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 इरिटेशन होती है, पॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जी और लेंस चूंकि कोर्निया के ऊपर लैंड कर रहा होता है तो कॉन्स्टेंटली वो रब कर रहा होता है कोर्निया को, जी और खासकर अगर फिटिंग अच्छी ना हो तो ज्यादा रब करेगा। जी तो इन सब चीजों को देखते हुए आप उसे डायरेक्टली स्क्लेरल लेंस पे शिफ्ट करते हैं जी तो ओवरऑल पेशेंट के लिए अच्छा है। हालांकि आपको ध्यान ये भी देना है, आरजीपी लेंसेज और स्क्लेरल लेंसेज पे एक फिटिंग में एक बेसिक डिफरेंस भी है। आरजीपी लेंसेज में टीयर का एक्सचेंज रेगुलर होता है, क्योंकि आरजीपी लेंसेज जब भी फिटिंग करते हैं तो जी केराटोकोनस के केस में भी हम फाइनल फिटिंग में ये ध्यान रखते हैं जी कि टीयर कहीं भी कन्फाइंड ना हो, यानी जी ऐसा ना लगे कि ब्लिंक करने के बाद भी टीयर रुका हुआ है, टीयर जी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो वैसे ही आरजीपी की फिटिंग है तो वो गलत फिटिंग है। तो जी जी वैसे केसेज हो रहे हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको स्क्लेरल पे शिफ्ट होना है। जी जी लेकिन अगर टीयर का एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है और लेंस वेल सेंटर्ड है तो वो पेशेंट आरजीपी लेंस लगा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर जी वो पॉप आउट से नहीं डर रहा है या लेंस की खोने के लिए तैयार है, मतलब इनके से गुम हो जाए खेलने के टाइम या कुछ भी, या जी फिर कंफर्ट के लिए इतना कंसर्न नहीं है, तो आप आरजीपी लेंसेज से इनिशियल स्टेज में आप उसको आरजीपी लेंस दे सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन और है सर, ये जो हम्म, केरा केयर लेंसेज हैं ये कितने टाइम तक पेशेंट लगा सकता है? मतलब डे में मान लिया वर्किंग आवर तो लगाए, मतलब जो भी 8-10 घंटे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कितने लगा टाइम सकता के लिए है। वैलिड रहता है सर? कितने मतलब मंथ के लिए या कितने ईयर के लिए वैलिड रहता है, या कितना वो हम पेशेंट को बता वो सकते उसके हैं? मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है। जनरली 3 साल 4 साल अगर केराटोकोनस चेंज नहीं हुआ जी तो 3-4 साल वो इजीली लगा सकता है पेशेंट। और केराटोकोनस अगर में चेंजेस भी आते हैं तो चूंकि ये कोर्निया और लेंस के बीच एक गैप होता है, इसे वॉल्ट बोलते हैं, उस जी गैप की वजह से केराटोकोनस में चेंजेस आने के बावजूद भी वो सेम लेंस काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि कोर्निया में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कोर्निया तो हमें रिफ्लेक्शन में हेल्प नहीं कर रहा आरजीपी स्क्लेरल लेंसेज में, क्योंकि कोर्निया सरफेस को हमने स्क्लेरल लेंसेज से इंटायरली रिप्लेस कर दिया है। तो अगर कोर्निया में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे भी तो वो आपके ओवरऑल रिफ्लेक्शन पे चेंजेस नहीं लाएगा। जी तो केराटोकोनस प्रोग्रेस होने के बावजूद भी सेम लेंस आपका काम करता रहेगा। जी तो चेंजेस आने के बावजूद भी पेशेंट 3 साल 4 साल लगा सकता है अगर उसका कंप्लायंस अच्छा है, यानी अच्छे अगर से यूज कर रहा है तो। अगर हम सर एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी प्रैक्टिस में हैं सर, और अगर हम्म, हमारे पास जो एआर है विद केरोटोमेट्री के साथ है, K1 K2 हमें मिल रहा है, क्या हम इसको उसके बिहाफ पे शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर इसका सकते हैं, बिल्कुल कर जी सकते हैं, क्योंकि स्क्लेरल लेंसेज में हमें प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट जो केराटोमेट्री की जरूरत नहीं होती, यानी कोनियल कर्वेचर की प्रिसाइज रीडिंग की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ प्रोट्रूजन की जरूरत होती है, यानी कितना कोर्निया बल्ज आउट हो रहा है बाहर की जी तरफ जी है। जैसे मैं अगर दिखाऊं, जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, दिख रहा है आपको जी जी इमेज? जी जी ठीक है, सर तो ये जो हाइट है, यानी बल्ज आउट बोलते हैं, जी जी जितना जी बाहर की तरफ कोर्निया निकला हुआ है, जी ये जितना ज्यादा होगा
जी ये लेंस है ना। तो ये जी अगर जी ज्यादा है तो लेंस का सैग, ये इसे सैग बोलते हैं, मैंने बताया जी था, जी ये जो जी जी हाइट है। जी तो अगर ये प्रोट्रूजन ज्यादा है तो हमें हाई सैग वाले लेंस को सिलेक्ट करना है। जी ठीक है, अब ये इसका कर्वेचर कुछ भी है, उससे इस लेंस के सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? जी क्योंकि जी ये लेंस आपको कोर्निया के सरफेस को टच नहीं कर रहा है। तो जी इसलिए केराटोमेट्री की प्रिसाइज रीडिंग की जरूरत हमें स्क्लेरल लेंसेज के लेंस ट्रायल लेंस सिलेक्शन में नहीं होती। हमें सिर्फ प्रोट्रूजन की जरूरत होती है, कितना प्रोट्रूड कर रहा है। इसके जी बेसिस पे हम एक असेसमेंट करते हैं और एक लेंस को सिलेक्ट करते हैं। प्रोट्रूजन जी ज्यादा है तो आप ज्यादा सैग वाले लेंस को सिलेक्ट कीजिए। जी और एक बार आपने लेंस सिलेक्ट करके लेंस लगा दिया, उसके बाद आपको खुद एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको सैग बढ़ाना है या कम करना है। तो इसमें आपके पास टोपोग्राफर नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केराटोमेट्रिक रीडिंग से आप एक नॉर्मल रीडिंग लीजिए, एक असेसमेंट हो जाता है, एक आइडिया लग गया कि कितना स्टीफनेस है, और जी उसके बाद आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और आरजीपी लेंस की प्रैक्टिस में जी प्रिसाइज रीडिंग की जरूरत होती है जी केराटोमेट्री की। हाँ, जी आरजीपी, क्योंकि आरजीपी लेंस कोर्निया के ऊपर लैंड करता है बिल्कुल, जी 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 इसलिए। बट स्क्लेर लेंस में ऐसी जरूरत नहीं है। स्लीट टाइम एग्जामिनेशन से पहचान कोई पहचान है सर कि आर्थो के लेंसेज है, स्क्लेर लेंसेज है, आरजीपी? आरजीपी तो खैर कॉर्निया की साइज से छोटा होता है तो उसका तो पहचान हो जाता है। क्या हाँ, स्लीट लैम्प एग्जामिनेशन से स्क्लेर लेंसेज या आर्थो के लेंसेज हैं उसको रूल आउट कर सकते या पहचान सकते हैं क्या सर, या कुछ अलग से पहचान स्क्लेर है? लेंस तो आप डायमीटर से पहचान लेंगे, जी बड़े लेंसेज हैं और लिम्बस से बाहर लैंड कर रहा है जी तो वो स्क्लेर लेंस है। जी लिम्बस के अंदर लैंड कर रहा है तो वो आरजीपी लेंस है। जी और ऑर्थो के लेंस और आरजीपी लेंस को वैसे आई के ऊपर लगा हुआ है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। जी जी वही लेकिन पूछ रहा अगर था। आप फ्लोरेसिन डालेंगे, जी लेंस मतलब लेंस लगा हुआ है और फ्लोरेसिन आप डालेंगे तो जी आप पहचान लेंगे। क्योंकि अगर आरजीपी लेंस होगा तो उसका हम्म, पैटर्न जैसा मैंने दिखाया था आपको, जी कुछ इस तरीके का बनेगा, इस जी तरीके का पैटर्न होगा, जी है ना। और अगर जी ऑर्थो के लेंस हुआ तो जी सेंट्रल में, बिल्कुल सेंटर में 6 mm 7 mm के आसपास एक जी टच होगा, उसके बाद एक रिंग होगा। जी ठीक है, फ्लोरेसिन का रिंग होगा। तो ऐसा अगर पैटर्न दिख रहा है तो वो हम्म, ऑर्थो के लेंसेज हैं। और अगर ये थ्रू आउट टच दिख रहा है तो मतलब वो जी आरजीपी लेंस है। ठीक है सर। और सर किसी को कोई क्वेश्चन है सर? आप लोग पूछ लीजिएगा, किसी को कोई क्वेश्चन है सर से? एनीबॉडी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए प्लीज। सर निहारिका सिंह नाम है मेरा। ठीक है जी, बताइए। सर ये कह रहे थे कि जैसे लेजर के बाद कॉर्नियल थीनिंग हो जाती है तो केराटोकोनस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल, बचने का भी कोई सुझाव हो सकता है क्या? बचने का सुझाव बस यही है कि सर्जरी ना कराइए। आपने अच्छा। सर्जरी कराया है तो ऑब्वियसली आपने कॉर्निया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, थिकनेस को कम कर दिया। तो हम्म। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो मत कराइए। बहुत ज्यादा जरूरी का मतलब वो आपको डिसाइड करना है। अगर किसी खास पर्पस के लिए करा रही हैं, किसी कोई काम, जैसे गर्ल्स में मैरिज में दिक्कत आती है मान लीजिए चश्मे की वजह से, हालांकि वो आजकल वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल काफी वैसे एक्सेप्ट कर रही हैं तो वो दिक्कत नहीं आती, पहले होती थी इसलिए लोग कराते थे। तो वैसी कोई कंपल्शन है तो आप लेसिक कराइए, अदरवाइज लेसिक ना कराए तो बेहतर है। नहीं तो अगर हो जाएगा तो फिर वो केराटोकोनस होने के चांसेस हैं। जी, चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर नंबर कम है आपका, रिफ्रैक्टिव एरर कम है तो फिर भी चांसेस कम रहते हैं केराटोकोनस के। लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा है मतलब कि आपको कोर्निया की थिकनेस को और भी कम करने की जरूरत हाँ। पड़ेगी, है ना। जितना आप यस कोर्निया सर। की थिकनेस को कम करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। और सिर्फ केराटोकोनस ही नहीं, लेसिक के बाद और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कोर्नियल हेज की संभावना, कॉन्ट्रास्ट कम होने की संभावना, या जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो कम हो जाती है। इन सब की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। वो शुरू में ना पता चले लेकिन कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड कीजिए। और सर ये कॉन्टेक्ट लेंस के अलावा स्पेक्टिकल से भी केराटोकोनस को कुछ ठीक किया जा सकता है क्या? स्पेक्टिकल से या कॉन्टैक्ट लेंस से केराटोकोनस को हम ठीक नहीं करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब हुआ मतलब कि हम वही जो विजन को मैनेज कर इम्प्रूव, रहे हैं। हाँ, विजन को मैक्सिमम विजन अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्टिकल में बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आप कर सकते हैं, जब
सिलेंड्रिकल कंपोनेंट कम है या रेगुलर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ज़्यादा होने के बाद स्पेक्टिकल काम नहीं आ पाता, उससे विजन इंप्रूव नहीं होता। विजन होगा बट जितनी चाहिए उतनी विजन नहीं आ पाती, क्वालिटी ऑफ विजन नहीं आ पाती। इसी वजह से हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज पे शिफ्ट होना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और कोई सवाल? जी सर, मैं साहिद अंसारी बोल रहा हूँ। हेलो, जैसे हम कंटेक्ट लेंस जो यूज करते हैं वो तो पावर का होता है, आपका मान नाम लीजिए बता किसी दीजिए। पेशेंट को। साहिद जी नाम साहिद अंसारी बोल रहे हैं जी। जी हाँ, सर, तो हाँ, कंटेक्ट क्वेश्चन। लेंस हम लोग पावर का यूज करते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट को 7 नंबर 8 नंबर लग रहा हो, अगर कोई किस पेशेंट को अगर हमें स्क्लेरल लेंस लगाना तो क्या नंबर का लगेगा या फिर उसकी साइज को ही, सिर्फ साइज को ही मैनेज किया जाता है? मैं समझ नहीं आया पूरी तरह से सवाल को। साहिद जी जी सर, जी जो जी पावर होता है इनका इनका कहना है सर कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर का जो हम कॉन्टेक्ट लेंस मान लीजिए -5 -6 कुछ भी पावर है, तो पावर के हिसाब से कॉन्टेक्ट लेंस का हमें इसके लेंस को उसी हिसाब से बनाया जैसे हम लोग नॉर्मल जो शॉर्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं ना, -5 है -5 का हाँ, जो हाँ। कॉन्टेक्ट लेंस आ रहा है, तो उस तरह का ये बन के आता है या हमें उसी हिसाब अच्छा, से ठीक बनाना है, मैं बताता हूँ। पड़ता है? जी सर। देखिए, सॉफ्ट लेंसेज जो होते हैं जनरली वो बने बनाए आते हैं, उसमें पावर फिक्स होता है, पावर लिखे होते हैं, वो बन के आते हैं। जी ठीक जी है। सॉफ्ट लेंसेज जी रेगुलर कॉर्निया के ऊपर फिट करते हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ कॉर्निया के ऊपर जो भी सॉफ्ट लेंस है वो फिट हो जाएगा। आपका पावर पता जी है तो पावर के लेंसेज आप पेशेंट को लगाएंगे, वो फिट हो जाता है। स्क्लेरल लेंसेज या जी आरजीपी लेंसेज में क्या होता है कि जो ट्रायल लेंसेज होते हैं उसमें पावर होती है। ये जो ट्रायल लेंसेज है उसमें -2 -4 या -6 जो भी है वो पावर होंगे। जी लेकिन जो फाइनल लेंस होगा वो सेम लेंसेज यूज नहीं होता। जो ट्रायल लेंस है उसमें पावर है और उस लेंस को लगा के हमने ट्रायल किया, यानी फिटिंग चेक जी की, फिटिंग का असेसमेंट किया, जो मॉडिफिकेशन करने हैं वो नोट डाउन किया हमने, और ओवर रिफ्लेक्शन किया उस लेंस के ऊपर। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आ रहा है लेंस के ऊपर वो नोट जी डाउन किया, जी यानी लेंस ट्रायल लेंस आपने मान लीजिए -3 का यूज किया है और ओवर रिफ्लेक्शन जी -2 आ रहा है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? -5। यानी जो फाइनल -5 लेंस, जी हाँ, -5 हो गया। तो जो ट्रायल लेंस है वो हम पेशेंट को नहीं देंगे, हम लेंस को ऑर्डर करेंगे और -5 जो पावर है कैलकुलेशन के बाद वो -5 का लेंस बन के आएगा, फिर वो लेंस हम पेशेंट को देंगे। ठीक है। जी और जी अगर मान लीजिए ट्रायल लेंस आपने -3 का यूज किया है और ओवर रिफ्लेक्शन -5 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा टोटल पावर? -8 -8 हो जाएगा। वैसे तो -8 होगा, लेकिन इसमें ध्यान क्या जी रखना है आपको? वॉर्टेक्स करेक्शन का भी ध्यान रखना है कि आपने ट्रायल लेंस तो -3 का जी यूज किया है, लेकिन ओवर रिफ्लेक्शन -5 आ रहा है, यानी ओवर रिफ्लेक्शन जब भी 3.75 से ज्यादा हो तो वर्टेक्स करेक्शन करना जी जरूरी होता है। यानी -5 का जो ओवर आ रहा है उसको वर्टेक्स करेक्शन जी चार्ट से देख के वर्टेक्स करेक्शन करेंगे, तो -5 नहीं रह जाएगा, -4.75 रहेगा वो, 4.5 सर। हाँ जी सर। है ना। तो टोटल पावर हमारा क्या जी बनेगा? -3 का ट्रायल लेंस था और -5 ओवर था, लेकिन वर्टेक्स करेक्शन के बाद जी -4.75 किया हमने, तो टोटल पावर क्या हो जी जाएगा? 7 4 3 7 7.75, 7.75। है ना। तो फाइनल पावर हमारा जी 7.75 बन के आएगा। तो ये या तो आप नोट कर दीजिए कि वर्टेक्स करेक्शन के बाद आप पावर नोट कर रहे हैं, या आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि ओवर रिफ्लेक्शन -5 आया, तो वो हम लोग खुद कर लेंगे वर्टेक्स करेक्शन। दोनों आपको मेंशन करना होगा कि आपने वर्टेक्स करेक्शन करके लिखा है या सिर्फ ओवर जो आ रहा है वो लिखा है, वो हमें मेंशन करना जरूरी है। ओके ठीक है ना। जी सर, ओके। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख नॉर्मल है तो एक में लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जिसमें केराटोकोनस है सिर्फ उसमें लगाने की जरूरत है। कॉस्ट तो वेरी करता है डिजाइन के ऊपर और लेंस के मटेरियल के ऊपर। मोटा मोटी आप ऐसे मान के चलिए कि पेशेंट के लिए 40-45,000 के आसपास का एक लेंस होगा, ये रूटीन लेंसेज होंगे। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है सर। ठीक है,
हेलो एवरीवन, सॉरी टू इंटरप्ट यू बीके राय सर। जी सर जी। सर एक्चुअली जो लास्ट सेशन में वी हैड डन, हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि वी आर प्लानिंग टू, मतलब हम नेक्स्ट मंथ फ्रॉम अगस्त मंथ से हम एक एक बैच को करना चाह रहे हैं। जी मतलब जी हमारे यहाँ ट्रेनिंग का एक शेड्यूल है कि जी हम लोग कुछ बच्चों को ऑर्थो पे और स्क्लेरल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा, लाइव पेशेंट डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे और जी जी उसमें 3 दिन का रहेगा मैच, 3 दिन फ्री ऑफ जी कॉस्ट रहेगा। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो। तो हम अगस्त मंथ से वो स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है क्लियरेंस पे, लाइव पेशेंट पे, ऑर्थोकेरेटोलॉजी क्या, बिकॉज अभी हमने फिटिंग पे बात की है, सिर्फ हमने लाइव हैंड्स ऑन की बात करेंगे वहां पे। जी। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज लेट अस नो इस ग्रुप में ही। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं बाकी लोगों से भी, और बाकी ग्रुप में मैसेज, एक प्रॉपर मैसेज सर एक बार ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए, बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी भी हम लोग पर्सन, बाकी और भी ग्रुप्स हैं उसमें भी डाल देते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, जो प्रिपेयर होंगे वो हम आपको सर शेयर कर देंगे। देखिए सर, थैंक यू मूर्ति जी, देखिए सर, ज्ञान दिया आपको। देखिए बहुत सर, कुछ आपसे सीखने बात करनी को उम्र में। जी सर। देखिए सर, थैंक यू भैया। पर्सनल हेलो। क्वेश्चन, पर्सनल बात है आपसे। जी। एक ओपीडी में बच्चा आया था 6 मंथ का। हाँ देखिए सर, सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे बताइए। 6 मंथ का बच्चा था, तो उसके घर वालों का कंप्लेंट था कि इस बच्चे को रात में वैसी व्हाइट रिफ्लेक्स बनता है, जैसे उनका कहना था कि जैसे वो आँख चमकती है, जी जी लाल जी लाल करती है। जी तो फिर हमने देखा, पूछा उनसे, हिस्ट्री लिया, तो बच्चा कहीं बुलाता है, चला जाता है, सामान भी पकड़ लेता है, मतलब देखने में दिक्कत नहीं हो रही इसको। जी जी पहले हमने डायलेट तो किया नहीं, जी। ऐसे दिया तो कुछ हमें लगा कि कैटरेक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, लेकिन फिर हमने उसको रेफर कर दिया, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या हो सकता है इसमें? उसमें तीन चीजें हो सकती है सर, वो कंजेनिटल कैटरेक्ट भी हो सकता है, और जी आरओपी हो सकता है, आरओपी हो गया, रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी हो गया, रेटिना पीछे से क्रैक कर रहा हो, दूसरा हो सकता है, जी। और हम्म, रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता है। आंख का जो कैंसर होता है, जो हमें व्हाइट जी रिफ्लेक्स जी मिलता है वो कैटरेक्ट की तरह ही लगता है, तो रेटिनोब्लास्टोमा भी हो जी सकता है। इन तीनों में से कोई न कोई एक डायग्नोसिस जी। बनेगी, या तो आरओपी की वजह से रेटिना डैमेज हो रहा हो तब व्हाइट रिफ्लेक्स आता है, हम्म, या कैटरेक्ट होगा, हो सकता हम्म। है कैटरेक्ट ही हो, और हो सकता है कि रेटिनोब्लास्टोमा हो। तो इसमें रोकना नहीं चाहिए, तो इसमें हमें तुरंत तो हायर, लगा रेटिनोब्लास्टोमा और कैटरेक्ट का डाउट था, इसीलिए हमने तो राज में रेफर कर दिया। तो ऐसे केस बस में तुरंत क्लियर नहीं हो रहा था क्या। हायर हाँ, सेंटर रेफर कर देना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड बहुत कंपलसरी है इसमें, डी स्कैन बहुत कंपलसरी है जी इसमें। जी। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक सर, हम ठीक सर। सबको जी देव हेलो। जी। हाँ देव जी। और सर आनंद मूर्ति सर को धन्यवाद, और विकास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चतुर्वेदी धन्यवाद। सर और विनय पांडे सर को भी धन्यवाद। और काफ़ी नॉलेज मिला है सबको, 3 टॉपिक कवर हो गया। और जो